उस काले रंग के पत्थर को देख सौरभ को कुछ याद आया। उसने एक जादुई किताब में इस पत्थर के बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि ये काले रंग का पत्थर बुरी आत्माओं को भगाता था और साथ ही वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। सौरभ को पता था कि ऐसी आर्टिफैक्ट इस दुनिया में काफी रेयर है और वो उसकी कीमत जानता था। जब अगली सुबह फरहीन से सौरभ की मुलाकात हुई तो फरहीन ने सौरभ को कहा, याद है तुम्हें, हमें प्रशांत के रिसेप्शन में जाना है, तो जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, तो चलते हैं। दरअसल फरहीन अब वहां से निकलना भी चाहती थी। प्रशांत दरअसल उसके कॉलेज का सीनियर था। उसने सौरभ से कहा, प्रशांत अलवर में रहता है, जानते हो ना अलवर यहाँ से कितनी दूर है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि हम शाम तक पहुंच जाएं। और उसने सौरभ को फिर से चलने का इशारा किया। इशारा समझ के सौरभ ने अचानक अहमद से कहा, ठीक है अहमद, हम लोग निकलते हैं, एक सीनियर हैं उनके रिसेप्शन में जाना है, सुना ही तुमने। अहमद ने कहा, हाँ सुन लिया, बाय, और थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। तुमने 2 जिंदगियां बचाने के साथ एक इंसान भी कमाया है एंड आई एम श्योर आगे चल के सलीम अंकल तुम्हारे और फरहीन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सौरभ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था और थैंक्स मुझे मोटिवेट करने के लिए। इतना कहकर सौरभ वहां से निकल गया। उसके बाद फरहीन अहमद के पास गई और उससे बोली, बाय भाई, अपना ध्यान रखना। फिर वो बिना अहमद का रिप्लाई सुने निकल गई। अहमद भी अकेले इधर उधर देखते हुए मुस्कुराकर खुद से बोला, बाय, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। सौरभ और फरहीन वापस अपने कैंपस के लिए निकल गए। कैंपस के गेट पर फरहीन को ड्रॉप करते हुए सौरभ रुक गया और दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने यूं ही खड़े रहे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों पर कह नहीं पा रहे थे, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो सौरभ ने कहा, ओके बाय, मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। अपनी डोरमेट्री के कमरे में आकर सौरभ थक कर अपने बेड पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। फिर अचानक से उठकर अपनी बुक शेल्फ के पास जाकर उसने एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर किताब पढ़ने के बाद सौरभ ने जमीन पर एक आसन बिछाया, उसके सामने अगरबत्ती जलाई और उस आसन पर बैठकर धीरे धीरे मंत्रों का जाप करने लगा। फिर उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपना रक्षा कवच निकाला और उसने अपने दोनों हाथों के बीच में रख लिया और फिर आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगा। सौरभ इस तरह से मेडिटेट करके अपनी शक्तियों को एनहांस करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोच लिया कि अब वो रोज ऐसे ही मेडिटेशन में बैठेगा, क्योंकि उसे लगा कि उसे अभी अपनी एबिलिटीज को और शार्प करने की जरूरत थी और ऐसी प्रैक्टिस ही उसकी एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती थी। उस दिन शाम को उसने रिसेप्शन अटेंड किया और फिर अपने नॉर्मल कॉलेज के रूटीन में लग गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम में सौरभ ने फरहीन को फोन किया। हेलो फरहीन, कहाँ हो? फरहीन ने कहा, हाँ सौरभ, मैं तो अपने रूम में ही हूँ। सौरभ ने पूछा, क्या कर रही हो? फरहीन ने बोला, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम बताओ क्या प्लान है? सौरभ ने कहा, आज कहीं लंच पर चलते हैं, बाहर निकलने का मन हो रहा है, तुम चाहो तो और लोगों को भी बुला लेंगे। फरहीन ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी कॉलेज खत्म हो चुका है, एटलीस्ट इसी बहाने आज सबके साथ बैठने का मौका तो मिलेगा। फिर उन दोनों ने प्लान किया कि वो लोग साउथ इंडियन डिनर करने जाएंगे। फरहीन ने एक रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट किया और वो लोग फाइनली वहां पहुंच गए। सब लोग उस वक्त काफी इमोशनल फील कर रहे थे क्योंकि उनका कॉलेज खत्म हो चुका था और अब कुछ ही दिनों में सब अपने अपने घर जाने वाले थे। सौरभ ने फरहीन से कहा, कॉलेज के दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, बहुत मिस करूंगा इसको और यहाँ के लोगों को भी। फरहीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत याद आएंगे ये दिन, बस मैं किसी को मिस नहीं करूंगी। सौरभ ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, किसी को मिस नहीं करोगी? फरहीन ने भी वैसी ही अदा से सवाल करते हुए कहा, जी, तुम्हें क्या लगता है मैं मिस करूंगी किसी को? सौरभ ने हंसते हुए कहा, हाँ, किसी को मिस करो या ना करो, एक को तो मिस करोगी ही। फरहीन ने हंसते हुए पूछा, किसको मिस करूंगी? तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हो। सौरभ ने कहा, वो तुम जानती हो, नाम बताने की जरूरत नहीं है। तभी उसके क्लासमेट ने सौरभ के पास आकर कहा, सौरभ, फोटोशूट की लोकेशन फाइनल हो गई है, ये देखो।
और उसने अपने फोन में उसे पास ही की एक बहुत खूबसूरत सी लोकेशन दिखाई। उनका ऑफिशियल फोटोशूट होना अभी बाकी था। अगले दिन वो लोग फोटोशूट वाली लोकेशन पर गए। जब सौरभ वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि फरहीन और उसके बाकी क्लासमेट्स पहले ही पहुंच चुके थे और पिक्चर्स ले रहे थे। फिर सबने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कराई और उसके बाद उन सब ने डिसाइड किया कि वो लोग डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट में गाने बज रहे थे, कुछ लोग बियर पी रहे थे तो कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग अभी से खाना खाने में लगे थे, क्योंकि ज्यादा लेट होने पर हॉस्टल में एंट्री भी नहीं मिलती थी। सौरभ फरहीन के साथ डांस कर रहा था। फरहीन का साथ उसे हमेशा से पसंद था और ये उसका बेस्ट मोमेंट हुआ करता था। सौरभ डांस करते वक्त सिर्फ फरहीन को ही देख रहा था। फरहीन भी सौरभ की कंपनी को एंजॉय कर रही थी। फरहीन ने जब सौरभ को अपनी तरफ इतनी प्यार से देखते हुए पाया तो उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? सौरभ ने कहा, बस यूं ही। फरहीन ये सुनकर ब्लश कर दी। सौरभ ने माहौल को लाइट करने के लिए ही उससे पूछा, कॉलेज के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? फरहीन ने रिप्लाई किया, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जल्दी ही डिसाइड करूंगी। पर तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हें तो इतनी अच्छी जॉब मिल चुकी है। सौरभ ने फरहीन से कहा, तुम्हें भी मिल जाएगी और देखना मुझसे अच्छी ही मिलेगी। फरहीन ने कहा, हाँ मिल तो जाएगी, पर तुमसे अच्छी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। उधर नीरज भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था और सौरभ और फरहीन को इस तरह डांस करते हुए देखकर जल भुन रहा था। वो सौरभ को किसी भी हालत में फरहीन के सामने नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए वो सौरभ के पास आया और उसने सबके सामने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि आज तुम मेरे साथ सबके सामने ड्रिंक कंपटीशन करो। सौरभ भी खुश था। उसने भी बिना कुछ सोचे समझे चिल्ला कर कहा, आई एक्सेप्ट माय लॉर्ड, और सब एक साथ हूट करने लगे। नीरज ने सौरभ के पास जाकर उससे धीरे से कहा, मैं एक दिन फरहीन को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। बेशक आज तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, लेकिन देखना एक दिन मैं उसका बॉयफ्रेंड बनकर दिखाऊंगा। सौरभ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसने नीरज से कहा, तुम्हारी सुई वहीं पर क्यों अटक गई है? ये फरहीन का डिसीजन है कि वो किसे चूज करती है। कंपटीशन शुरू हुआ। दोनों ने पीना शुरू किया। आधे लोग सौरभ को सपोर्ट कर रहे थे तो बाकी नीरज को। दोनों एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दे रहे थे। कोई हार मानने को रेडी नहीं था। आखिर में सौरभ की लिमिट का अंत हुआ और वो गिर गया और सब लोग नीरज के नाम के नारे लगाने लगे। नीरज चैलेंज जीत गया था। सौरभ ने काफी पी ली थी, जिसकी वजह से उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे उठा के ले जाने की कोशिश की और तभी सौरभ के फोन पर लतिका की कॉल आई। सौरभ के एक दोस्त ने लतिका का फोन रिसीव किया और कहा, अभी सौरभ बात करने की हालत में नहीं है, उसने आज कुछ ज्यादा पी ली है, हम इसे हॉस्टल डोरमेट्री वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लतिका ने ये सुनने के बाद कहा, इस कंडीशन में तुम लोग हॉस्टल डोरमेट्री तो नहीं जा सकते, रुको मैं सौरभ के लिए एक होटल का रूम बुक कर देती हूँ। फरहीन के सभी दोस्तों ने कहा, यार तुम लोग प्लीज सौरभ को होटल तक ले चलने में हेल्प कर दो। उन लोगों ने सौरभ को उठाकर होटल के रूम तक पहुंचाया। फिर सौरभ के एक दोस्त ने सौरभ से कहा, ओए सुन, हम लोग निकल रहे हैं, तू शावर ले लेना, नशा थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद वो लोग निकल गए। उसके जाने के बाद फरहीन ने सौरभ का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें बेडरूम तक ले चलती हूँ। बेडरूम में जाते वक्त सौरभ फरहीन को देख रहा था और फरहीन सौरभ को। अचानक सौरभ के अंदर एक इम्पल्स आया और वो अपनी आंख को कंट्रोल नहीं कर पाया और फरहीन को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन फरहीन ने सौरभ को रोक दिया और कहा, अभी नहीं। सौरभ को तुरंत रियलाइज हो गया कि उसने कुछ गलत कर दिया था। उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, प्लीज इसे भूल जाओ। ये बोलते ही वो वहां से बेडरूम के अंदर भाग गया और कोल्ड शावर लेकर बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने कपड़े ठीक किए और अब वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तभी सौरभ को एक कॉल आई जिसमें सामने वाले ने उसे ये बताया कि उस विला में योगिता और बाकी 3 लड़कियों के साथ जिस लड़के पीयूष ने गलत किया था, उसकी आज एक बार में ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी। सौरभ को ये सुनकर बहुत ही रिलीफ फील हुआ। उसने फोन रखा और आंखें बंद करके बेड पर बैठ गया। पता नहीं कब उसकी आंखें झपक गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा
कि वो वहीं होटल के बेड पर ही बैठा हुआ था। तभी फरहीन वॉशरूम से बाहर निकल कर आई। उसने सौरभ से कहा, होश आ गया तुम्हें? आज बहुत ही ज्यादा पी ली थी तुमने। इतना भी पीने की क्या जरूरत थी? नीरज ने चैलेंज किया दिया और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन उस मोमेंट में सौरभ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सब स्लो मोशन में दिख रहा था। वो बस फरहीन को देखे जा रहा था और स्लो मोशन में फरहीन उसे और भी खूबसूरत लग रही थी। सौरभ ने फिर फरहीन से कहा, अगर तुम चाहो तो बेड पे मेरे साथ सो सकती हो, ताकि नशे में अगर मुझे कोई परेशानी हो या मैं बेड से गिर जाऊं तो तुम मुझे संभाल सको। फरहीन थोड़ी घबराई और उसने झट से कह दिया, नहीं। इस पर सौरभ ने कहा, टेंशन मत लो, तुम्हें अपना फायदा उठाने नहीं दूंगा, मुझे कराटे आता है। ये कहकर सौरभ हंसने लगा। फरहीन भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, ठीक है, तुम्हारे कराटे स्किल्स पर ही विश्वास कर रही हूँ। इसके बाद फरहीन उठकर बेडरूम में चली गई शावर लेने के लिए और सौरभ वहीं पर पड़ी एक न्यूज रिपोर्ट को उठाकर पढ़ने लगा। जब फरहीन शावर से बाहर निकल कर आई तो सौरभ उससे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर चकाचौंध हो गया था। उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। जब वो टॉवल से अपने गीले बाल सुखा रही थी तो सौरभ को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई म्यूजिक बज रहा था। फरहीन ने जब देखा कि सौरभ उसकी तरफ घूर कर देख रहा था तो वो शर्मा गई और उसने कहा, ऐसे मत देखो मुझे, और मुझे कपड़े बदलने हैं तो उधर मुंह करूं? सौरभ ने मजाक के मूड में कहा, नहीं, मैं तो इधर ही देखूंगा। अगर तुम्हें कपड़े बदलने हैं ना तो बेड पे आकर कंबल के अंदर बदल लो। ये सुनकर शर्म के मारे फरहीन के दोनों गाल लाल हो गए। वो झट से कंबल के अंदर घुस गई और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। सौरभ को आज उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके नजदीक गया और उसके बालों में उंगली फेरने लगा। अचानक फरहीन पलटी और सौरभ से चिपक गई। सौरभ को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, बेटा सपने से बाहर आ जा, और एक चिमटी काटी। तभी उसे जोर से एक आवाज आई, बेटा सपने से बाहर आ जा। उसकी नींद खुल गई और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो सपना देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे आकर डोरमेट्री के बाहर बेंच पर बैठ गए और उन्होंने अपने बैचमेट्स को एक एक करके वहां से लगेज ले जाते हुए देखा। सौरभ के दिमाग में सारी पुरानी यादें उमड़ने घुमड़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद सौरभ वापस से डोरमेट्री में चला गया। अगले दिन लतेश और लतिका भी हॉस्टल से निकल गए क्योंकि उनकी शादी की डेट्स नजदीक आ चुकी थी। धीरे धीरे सभी लोग छुट्टियों में घर जा चुके थे। टोटल 4 लोग वहां डोरमेट्री में रह गए थे, जिनमें से एक था सौरभ और एक उसका दोस्त। सौरभ का दोस्त वहीं का लोकल ही था। उसे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। इसी वजह से उसने हॉस्टल में रहकर प्रिपरेशन करने का फैसला किया था। और सौरभ क्यों रुका, इसका जवाब उसे भी नहीं पता था। वो बीते गए दिनों को याद करके उसे प्रोसेस कर रहा था। बहुत दिनों तक वो अपनी ही धुन में रहा। इस दौरान एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा था तब सौरभ को फरहीन का कॉल आया। क्यों आया था फरहीन का कॉल इस वक्त? क्या सौरभ और फरहीन के रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? क्या सौरभ उस काली पत्थर का राज पता कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई भला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ ने देखा कि फोन फरहीन का था तो उसने फोन उठाया और कहा, हाँ फरहीन, बताओ। उधर से फरहीन की आवाज आई, सौरभ तुम कहाँ हो? सौरभ ने कहा, मैं तो अभी डोरमेट्री में हूं अपने दोस्त के साथ, क्या हो गया? फरहीन ने कहा, सौरभ मुझे कहीं जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सौरभ ने कहा, लेकिन कहाँ चलना है ये तो बताओ। फरहीन ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी फोन पर, आ जाओ फिर बताती हूं। इसके बाद फरहीन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन कटने के बाद सौरभ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके दोस्त ने पूछा, अरे क्या हो गया, खड़ा क्यों हो गया, किसका फोन था? सौरभ ने कहा, यार वो फरहीन का फोन था, मुझे जाना पड़ेगा, आज उसके साथ कहीं जाना है तो शायद आज मैं डिनर के लिए भी नहीं आ पाऊं। सौरभ फिर तैयार होकर फरहीन की डोरमेट्री के लिए निकल गया। रास्ते में उसने फरहीन को मैसेज किया,
एटलीस्ट ये तो बता दो कि जाना कहाँ है। फरहीन का रिप्लाई आया, ये समझ लो पार्टी में जाना है एक, और मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो। फरहीन की डोरमेट्री पहुंचकर सौरभ ने उसे फोन किया। थोड़ी देर बाद फरहीन जब नीचे आई तो सौरभ ने देखा कि उसने एक ब्लैक कलर की फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल जूड़े में पीछे बंधे हुए थे। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौरभ को लगा कि उसका दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया था। फरहीन गाड़ी में बैठ गई। सौरभ उसे ध्यान से देख रहा था। फरहीन ने जब सौरभ को उसे ध्यान से देखते हुए नोटिस किया तो उसने पूछा, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? सौरभ ने कहा, कुछ नहीं। फरहीन ने कहा, अच्छा, कुछ नहीं देख रहे हो? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें देख रहा हूं और आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फरहीन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने पूछा, अच्छा, ऐसा क्या खूबसूरत लग रहा है मुझ में आज? सौरभ ने कहा, तुम पूरी ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारा ये ड्रेस, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, पता है तुम्हें देख के आज मेरा दिल 2 सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गया था। तो मैंने उससे कहा, ओ भाई, जरा धड़क ले, अभी जिंदा रहना है मुझे। इसके बाद मेरे दिल ने दोबारा धड़कना शुरू किया। फरहीन ये सुनकर हंसने लगी। सौरभ भी उसे हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सौरभ ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हम किसकी पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो बताओ। फरहीन ने कहा, एक्चुअली पापा के एक बहुत पुराने कलीग हैं, वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं और उनकी बर्थडे पार्टी है, हमें वहीं जाना है। सौरभ ने पूछा, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं तो फिर उनकी बर्थडे पार्टी में तुम्हें क्यों जाना है? फरहीन ने कहा, एक्चुअली पापा भी नहीं हैं और अहमद भी आज अर्जेंट काम से शहर से बाहर गया है, तो उन दोनों की एब्सेंस में उनके बिहाफ पे मुझे ही ये पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। सौरभ ने पूछा, फिर इतने बड़े लोगों की पार्टी में हम लोग बोर नहीं हो जाएंगे और हम उनसे क्या बात करेंगे? फरहीन ने कहा, नहीं नहीं, एक्चुअली वो हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, उनके बिहाफ पर उनका बेटा हमें एंटरटेन करेगा, उसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सौरभ ने पूछा, इनका नाम क्या है? सौरभ ने कहा, शुभम शर्मा। तब तक उन लोगों की टैक्सी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। सौरभ ने देखा काफी अच्छा होटल था जहां पर पार्टी दी जा रही थी और वहां पे काफी सारी सरकारी गाड़ियां भी खड़ी थी, जिसको देखकर लग रहा था कि शुभम शर्मा की पार्टी में सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसर, नेता और बिजनेसमैन और उनके बच्चे ही आए थे। टैक्सी से उतरने के बाद सौरभ भी काफी कॉन्शियस लग रहा था। फरहीन उसके चेहरे को देखकर उसकी फीलिंग समझ गई। उसने कहा, सौरभ टेंशन मत लो, हम थोड़ी देर पार्टी में बैठेंगे और अगर हम बोर हुए तो हम वहां से चुपचाप निकल लेंगे। फरहीन ऐसी पार्टीज में अक्सर जाया करती थी, इसीलिए उसे ये मालूम था कि ऐसी पार्टीज में अक्सर लोग बोर हो जाया करते हैं। सौरभ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसने हाँ में एक नॉड कर दिया। जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें गेट के पास ही एक लड़का दिखाई दिया। फरहीन ने सौरभ को इशारा करते हुए कहा, ये शुभम शर्मा का बेटा है, करण शर्मा। उसके बाद जब वो लोग गेट की तरफ बढ़े तो करण की भी नज़र फरहीन और सौरभ पर पड़ गई। करण शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने दूर से ही कहा, अरे आज तो समीर जी की शहजादी आ गई है, आज तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। करण की बात सुनकर फरहीन मुस्कुराने लगी और उसने कहा, अरे वाह भैया, आप तो दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, क्या बात है, कोई भाभी वगैरह मिल गई है क्या? करण हंसने लगा और उसने कहा, अरे कहाँ, कमबख्त कोई पसंद ही नहीं करती है। फरहीन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रहने दो, आपके सारे कारनामों की खबर है मुझे। करण शर्मा हंसने लगा और फिर उसने कहा, अरे ये तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त कौन है, इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। फरहीन ने कहा, भैया ये सौरभ है, मेरा बॉयफ्रेंड। करण ये सुनकर 1 मिनट के लिए हिचकिचाया और फिर उसने अपना हाथ सौरभ की तरफ बढ़ाया और कहा, हाय, मैं करण हूँ,
नाइस टू मीट यू। सौरभ ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू टू। इसके बाद करण ने कहा, ठीक है, तुम लोग अंदर चलकर बैठो, कुछ खाओ पियो, तब तक मैं कुछ और लोगों को रिसीव करके आता हूँ। उसके बाद सौरभ और फरहीन होटल के अंदर चले गए। अंदर पार्टी में पहुंचकर उन्होंने देखा हर कोई खाने पीने में व्यस्त है। जगह जगह पे लोग ग्रुप्स बनाकर बातें कर रहे थे। सौरभ थोड़ा सा स्ट्रेंज फील कर रहा था क्योंकि वो इस पूरी पार्टी में फरहीन के अलावा और किसी को नहीं जानता था। फिर उन्हें अंदर एक सोफा खाली दिखाई दिया और वो दोनों उस पर बैठ गए। सौरभ ने फरहीन से कहा, पता है, इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग बड़ी खोखली सी जिंदगी जी रहे हैं। अभी वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि अचानक पीछे से आवाज आई, फरहीन, ये तुम ही हो ना? सौरभ और फरहीन दोनों ही आवाज सुनकर चौंक गए। फरहीन ने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखते हुए कहा, हाँ, मैं फरहीन ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। उस लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? फरहीन ने कहा, नहीं। उस लड़की ने कहा, अरे तुम मुझे भूल गई, मैं जिया हूँ। याद है जब तुम्हारे पापा इस सिटी में काम करते थे तब हम लोग एक ही कम्युनिटी में रहा करते थे। फरहीन ने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तब उसे जिया याद आ गई और उसने कहा, अरे हाँ जिया, सॉरी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। हम लोग तो कितना एक दूसरे से मिला करते थे, हम साथ में बहुत खेले हैं और हमने साथ में पढ़ाई भी की है। आई एम सॉरी, मैं एक बार में पहचान नहीं पाई। एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए। जिया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, होता है। वैसे एक बात कहूँ, तुम उस वक्त जितनी खूबसूरत दिखती थी आज तो तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। फिर उन दोनों की खूब बातें होने लगी। जिया ने फरहीन से पूछा, तुम कहाँ थी इतने सालों तक? ना कोई कांटेक्ट, ना कोई फ़ोन। पता है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, इंस्टाग्राम पे ढूंढा, फेसबुक पर ढूंढा, पर पता नहीं, सोशल मीडिया पर कभी तुम्हारी कोई प्रोफाइल नहीं दिखती है। आज जब मैं पार्टी में आने के लिए तैयार हो रही थी तब मुझे किसी ने बताया कि तुम इसी शहर में हो और आओगी, तो मुझे लगा चलो अच्छा है, इसी बहाने तुमसे मुलाकात तो हो जाएगी। फरहीन ने कहा, हाँ, एक्चुअली जब हम लोग ये शहर छोड़कर चले गए तो उसके बाद सारे कॉन्टैक्ट्स टूट गए। मैंने बीच में कई बार सोचा भी कि यहाँ के पुराने दोस्तों और तुम्हें फ़ोन करूँगी, बट वो नया शहर, नई ज़िंदगी और ऊपर से मेरे घर के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चक्कर में ये प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। खैर, गलती मेरी ही है। जिया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। एक शहर छूटने के बाद वहाँ के रिश्ते पीछे छूट ही जाते हैं। फिर अचानक से जिया को याद आया कि फरहीन अकेली नहीं थी, उसके साथ तो कोई और भी था। तो उसने सौरभ की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं फरहीन से बात करने में इतनी ज़्यादा खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके साथ कोई और भी है। फिर उसने फरहीन से कहा, फरहीन, ये तुम्हारे दोस्त कौन हैं? इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगी? फरहीन ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। उसने जिया से कहा, जिया, ये सौरभ है, मेरा बॉयफ्रेंड। और फिर उसने सौरभ से कहा, सौरभ, ये जिया है, मेरी स्कूल की क्लासमेट। हम दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे और एक ही सोसाइटी में रहते भी थे। जिया ने जब सौरभ का नाम सुना तो उसने कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, जैसे वो सौरभ का नाम सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई हो। उसने कहा, अच्छा, तो आपका नाम सौरभ है? मुझे तो लगा कि आप राज हो। सौरभ को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जिया ने भी सौरभ का नाम सुनने के बाद अपना सारा फोकस फरहीन के ऊपर शिफ्ट कर दिया और सौरभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे सौरभ में अब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। जिया ने फरहीन से कहा, और बताओ, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? कब कंप्लीट हो रही है तुम्हारी ग्रेजुएशन? फरहीन ने कहा, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई, हम लोग अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी से ही आ रहे हैं। ये बात सुनकर जिया ने कहा, तुम दोनों ग्रेजुएशन सेरेमनी से आ रहे हो? यानी कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? कब से डेट कर रहे हो एक दूसरे को? इससे पहले कि फरहीन कुछ बोल पाती,
सौरभ ने कहा, हम लोग 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। ये सुनकर जिया के एक्सप्रेशन फिर बदल गए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे सौरभ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सौरभ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सौरभ को भी उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो फिर से चुप रह गया। जिया ने फिर फरहीन से पूछा, अच्छा, तुम्हारी करण से मुलाकात हुई कि नहीं? फरहीन ने कहा, हाँ, गेट पे आते ही करण भैया मिले थे। जिया ने कहा, कितना बदल गया है ना करण, काफी मैच्योर हो गया है। स्कूल में कितना सीधा सा हुआ करता था ना, कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप रहता था। आज देखो, टोटल चेंज। फरहीन ने कहा, हाँ ये तो है, उसके अंदर तो काफी ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं। एनीवे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? जिया ने कहा, बढ़िया, सब सही चल रहा है। मेरा भी कॉलेज ओवर हो गया है और अब मैंने एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी है। फिर थोड़ा रुक कर जिया ने फरहीन से कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फरहीन ने कहा, हाँ बोलो ना। जिया ने कहा, आज की पार्टी में राज भी आने वाला है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे कोई बता रहा था, इसलिए मैंने पूछा। फरहीन अचानक से राज का नाम सुनकर थोड़ी रुक सी गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया। सौरभ को भी समझ में नहीं आया कि जिया ने अचानक से राज का कॉन्टेक्स्ट क्यों छेड़ दिया था। जिया को लगा कि फरहीन राज का नाम सुनकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे राज कोई पराया इंसान हो। जिया को लगा कि फरहीन को तो मालूम होना ही चाहिए। उसने फिर पूछा, आ रहा है ना राज? फरहीन ने फिर से बेमन से हाँ में सर हिला दिया। जिया को शक हो गया कि फरहीन के घर वालों ने उसे अभी तक राज के बारे में नहीं बताया था कि उन दोनों के रिश्ते की बात चल रही है। क्या जिया फरहीन को ये बता देगी कि उसकी और राज की शादी की बात चल रही थी? क्या राज के आने के बाद फरहीन और सौरभ से उनका कोई कॉन्फ्रंटेशन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट FM